गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन फाइटोप्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि फाइटोप्लाज्मा क्या है। इसका नाम पहले एबेलोस जो है उससे के आधार पर रखा गया, माइकोप्लाज्मा सदस्य जीव, इनकी बात हुई थी। इसके आगे अब अपन बात कर रहे हैं कि फाइटोप्लाज्मा की संरचना क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। फाइटोप्लाज्मा की बात करेंगे। देखिए, फाइटोप्लाज्मा देखिए, कि अपन इसमें बात कर ली थी कि इसमें औसत व्यास कितना होता है, 200 से 800 नैनोमीटर इसकी बात हुई थी। इसे अत्यधिक बहुरूपी इसकी बात कर चुके थे। और इसके अलावा अपन ये बात कर चुके थे कि इसमें डीएनए और आपके आरएनए, राइबोसोम इत्यादि पाए जाते हैं। लेकिन इनकी वृद्धि के लिए क्या स्टेरोल की आवश्यकता होती है? कि इनकी वृद्धि के लिए क्या है, स्टेरोल जो है आपके स्टेरोल जो होते हैं पादपों में, पशुओं में, कवकों में, जीवाणुओं में पाया जाता है। ठीक है, इसका कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो ये स्टेरोल जो है इसकी आवश्यकता होती है इसकी वृद्धि के लिए। स्टेरोल इनकी वृद्धि के लिए जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा ये परपोषी पादपों की फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में उपस्थित होते हैं कि जो ये पादप जो है उसको जिस पादप को ये संक्रमित करेंगे, ठीक है, परपोषी मतलब जिसके वो ये संक्रमित कर रहे हैं, तो उस जैसे किसी पादप को संक्रमित कर रहे हैं तो उस पादप जो होता है, तो पादप के फ्लोएम का एक भाग होता है आपके चालनी नलिका। तो फ्लोएम के चालनी नलिका के अंदर ये पाया जाता है। आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। फ्लोएम और जाइलम के 4 भाग होते हैं। फ्लोएम के देखिए 4 भाग, जैसे चालनी नलिका से कोशिका है, फ्लोएम रेस है, फ्लोएम मर्दूतक है, जाइलम की जैसे वाहिकाएँ हैं, वाहिनिकाएँ हैं, जाइलम मर्दूतक है, जाइलम रेस हैं। तो इसी प्रकार से चालनी नलिकाओं के अंदर ये उपस्थित होते हैं। और इनकी वृद्धि के लिए टेट्रासाइक्लिन नामक प्रतिजैविक का असर होता है कि भाई इनकी जो वृद्धि होती है, ठीक है, इनकी वृद्धि पर टेट्रासाइक्लिन क्या है, एंटीबायोटिक है। मैंने आपको बता चुका हूँ एंटीबायोटिक क्या होती है, जो जीवों से प्राप्त। सबसे पहले एंटीबायोटिक जो बनाई गई थी पेनिसिलिन थी, आपके एक कवक से प्राप्त की गई थी पेनिसिलिन नोटेटम। ठीक है, जिसकी खोज आपकी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, द्वितीय विश्व युद्ध के समय की थी। तो ये टेट्रासाइक्लिन क्या है, एक प्रतिजैविक है। ठीक है, इसका क्या होता है, जब मान लीजिए फाइटोप्लाज्मा वृद्धि करा हुआ, टेट्रासाइक्लिन डाल दिया जाए या टेट्रासाइक्लिन इंजेक्ट कर दिया जाए फाइटोप्लाज्मा के अंदर, तो इसकी वृद्धि क्या हो जाती है, इफेक्टेड हो जाती है, वृद्धि पर काफ़ी हद तक असर पड़ता है। परंतु ये पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोध देती है, लेकिन इनके पेनिसिलिन के पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मान लो पादप फाइटोप्लाज्मा वृद्धि करा है, पेनिसिलिन का आपने इंजेक्ट कर, जिस पादप में वृद्धि करा उसमें आपने पेनिसिलिन इंजेक्ट कर दिया, तो इस पर कोई वृद्धि में फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से नॉर्मल वृद्धि करेगा। लेकिन टेट्रासाइक्लिन का आपने इंजेक्ट कर दिया तो इनकी वृद्धि रुक जाएगी और ये नष्ट भी हो सकते हैं। इसके आगे बात करें, ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। अविकल्पी देखिए क्या होगा, अविकल्पी परजीवी होते हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इन चीज़ों के बारे में। विकल्पी मतलब उसके पास ऑप्शन होता है कि वो जीवों पर निर्भर रह सकता है और निर्जीव पर रह सकता है। अविकल्पी मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अविकल्पी परजीवी होते हैं जिनको प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर नहीं उगाया जा सकता। तो इनको प्रयोगशाला में अपन नहीं उगा सकते, प्रयोगशाला में इनको तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा इसकी बात करें, फाइटोप्लाज्मा के लिए नया वंश जो है वो कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा किया गया है कि इसका अलग वंश रखा गया है, उसका नाम है कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा। तो कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा जो है इसके लिए क्या है, प्रतिपादित वंश है। ये देखिए, ये जो पहला नाम वंश का होता है, आपके जाति का होता है, द्विनाम पद्धति अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसकी बात करें तो इसके बारे में देखिए, इसको जो संक्षिप्त में इसको क्या लिखा जाता है, कैंडिडेट को स्पेलिंग लिखे इसकी कैंडिडेट्स की, तो इसकी स्पेलिंग आती है आपके CANDIDTUS। तो आपके इसके शुरुआत में इसको शॉर्ट में 2 वर्ड आ रहे हैं, 2 वर्डों को ले लेते हैं वंश के लिए, तो इसको ऐसे लिख देते हैं आपके संक्षिप्त में। और फाइटोप्लाज्मा को लिखा जाता है सामान्य रूप से, फाइटोप्लाज्मा मैं लिख देता हूँ फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, CA मतलब
कैंडिडेट्स, ठीक है। और प्लाज्मा, आपके फाइटोप्लाज्मा को पूरा लिख सकते हैं कि भैया लिख दिया फाइटोप्लाज्मा। इसका मतलब ये हो गया कि सी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके वंश को, और ये फाइटोप्लाज्मा क्या होगी, इसकी जाति। वंश क्या, कैंडिडेट्स। इस प्रकार से इनका जो आपके नामांकन भी किया जाता है। इस वंश को डोमेन बैक्टीरिया कि भाई जो ये वंश है कैंडिडेट्स, इसको किसमें रखा गया, इसकी जानकारी लेते हैं। कि भाई इस वंश को आपके किस में रखा गया, डोमेन बैक्टीरिया के अंदर रखा गया है। कि भाई जो वंश है किस में रखा गया, कि जो डोमेन था बैक्टीरिया, उसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर रखा गया है इसको। और इसका जो संघ है जो कौन सा है आपके, फर्मिक्यूट्स, फर्मिक्यूट्स तथा वर्ग इसका क्या जाएगा आपके, मोलिक्यूट्स के अंतर्गत इसको रखा गया है। कि इसका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया एक प्रकार से। अब देखिए इसके आगे अपन संरचना की बात करते हैं। देखिए वंश आपको पता है कैंडिडेट्स हो गया, डोमेन बैक्टीरिया हो गया, संघ इसका फर्मिक्यूट्स हो गया, वर्ग मोलिक्यूट्स हो गया, जाति फाइटोप्लाज्मा है। ये वंश लिख देते हैं यहाँ पर अलग से, कैंडिडेट कि वंश अभी अपने पढ़ा था, कैंडिडेट्स हो गया इसका, और जाति इसकी आपके फाइटोप्लाज्मा होगी। तो इसका ये क्लासिफिकेशन हो गया एक प्रकार से, क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, वर्गीकरण हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये वर्गीकरण आपको जरूर याद रखना है। अब देखिए इसकी अपन एक कोशिका की संरचना बना देते हैं कि भाई कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, उसकी बात करते हैं। देखिए कि भाई इसके अंदर सबसे पहले अपन बना लेते हैं त्रिस्तरीय क्या पाई जाती है, अपन पढ़ चुके हैं। इसमें त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली होती है, तो 3 स्तर की कोशिका झिल्ली बना देता हूँ। और इसको डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कोशिका झिल्ली को एक प्रकार से। अंडाकार शेप होता कुछ इनका, ये कोशिका झिल्ली 3 स्तरीय बनानी है, बना लेते हैं सामान्य से। ये सबसे पहले अंदर वाली होगी, फिर ये रेड से बना देते हैं। ठीक है, ये त्रिस्तरीय आपके इसकी संरचना हो गई सामान्य रूप से। ये त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली को अपन एक बना लेते हैं, लिख देते हैं त्रिस्तरीय, तो भी चल जाता, पर अपन ने बना ली सामान्य रूप से। तो त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और इसमें क्या होता है, आपके डीएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए बना लेते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्यों अपन ने पढ़ा था इसमें क्या पाया जाता है, डीएस डबल स्टैंडर्ड, तो डबल स्टैंडर्ड बना देते, कोई दिक्कत नहीं। सब डबल स्टैंडर्ड हो गया, और इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं नाइट्रोजन सारों को। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। इसके अलावा अपन इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, राइबोसोम बना लेते हैं। तो राइबोसोम कुछ इस प्रकार से गोलों के रूप में पाया जाता है, ये राइबोसोम।
ये राइबोसोम हो गई, ठीक है। और आरएनए बना लेते हैं, बस 4 कंटेंट बना दो मुख्य रूप से अपन को। आरएनए के लिए अपन इसको थोड़ा सा ऐसे, ये आरएनए बना लेते हैं इस प्रकार से, ये आरएनए हो गया, ये आरएनए। और बाकी इसके अंदर आपके कोशिका में लिक्विड पाया जाता है, तो अपन उसको थोड़ा सा हल्का सा ये लिक्विड हो गया था, ठीक है। नामांकित कर देते हैं कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय, कि भाई कोशिका झिल्ली क्या होती है, त्रिस्तरीय। ये आपके DS DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, और ये आपके RNA, ये 70S राइबोसोम, ये होगी आपकी फाइटोप्लाज्मा कोशिका की संरचना। चित्र किसका है, फाइटोप्लाज्मा कोशिका, तो फाइटोप्लाज्मा जो है इसकी संरचना, ठीक है। तो ये तो इसके बारे में जानकारी हो गई भाई क्या चीज़ें पाई जाती है क्या नहीं होती। इसके आगे बात करें अपन फाइटोप्लाज्मा के बारे में, और थोड़ी सी जानकारी और दी हुई इसकी बात कर लेते हैं कि भाई फाइटोप्लाज्मा जो है आपके, फाइटोप्लाज्मा द्वारा विश्व में लगभग 1000 पादप प्रजातियों में रोग उत्पन्न किया जाता है। क्या कि फाइटोप्लाज्मा द्वारा विश्व में लगभग एवरेजन लगभग 1000 जो पादप जातियां हैं उनमें रोग उत्पन्न किया जाता है। तो इतना खतरनाक ये रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा बात करें और फाइटोप्लाज्मा से होने वाले प्रमुख पादप रोगों में बैंगनी, देखो कौन से प्रमुख रोग, एग्जाम्पल की बात करते हैं रोग कौन से, तो बैंगन का छोटा, बैंगन का छोटी पत्ती रोग, ये अपने सिलेबस में भी है, पढ़ चुके हैं अपन इसके बारे में। छोटी पत्ती रोग या लघुपन रोग याद होगा आपको, पढ़ा दिया था मैंने। छोटी पत्ती रोग या लघुपन रोग भी कहा जाता है। तिल का फाइलोडी रोग वो इसी की वजह से होता है। इसके अलावा आपके गन्ने का ग्रासी प्रोह रोग, कि गन्ने का ग्रासी प्रोह रोग वो भी इसी के द्वारा ही होता है। कि भी कुछ ऐसे प्रमुख जो है रोग है जो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा संचरित किए जाते हैं, फैलाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके आद्य जीवाणु या जैसे बोलते हैं आर्किबैक्टीरियम्स की बात करते हैं। देखिए फाइटोप्लाज्मा कंप्लीट हो गया आपके, छोटे छोटे दे रखे, ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा, इनसे पूरा रोग नहीं दे रखा, भाई कौन सा रोग है, उनके लक्षण क्या, इतनी डिटेल नहीं दे रखी है आपके। इस चैप्टर में कोशिश की कि सभी जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश की है, बेसिक जानकारी देने की कोशिश की गई आपको। आद्य जीवाणु या जैसे अपन कहते हैं आर्किबैक्टीरिया क्या होते हैं, देखिए बैक्टीरिया से किस प्रकार से भिन्न है। कि आद्य जीवाणु विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो अत्यंत कठिन आवासों में है, तो ये जीवाणु ही, लेकिन अत्यंत कठिन आवास, कठिन मतलब मुश्किल आवास, जहाँ पे अपन सोच भी नहीं सकते भाई कोई सामान्य जीव जीवित रह सकता है, ऐसी परिस्थिति में जीव क्या जीवाणु है जीवित रहता है, इसलिए उनको नाम दिया गया आद्य जीवाणु। जैसे बात करें कौन सी कठिन परिस्थितियाँ हैं, तो ये अधिक लवणीय, मतलब बहुत खारे पानी जो होता है जिसकी सारकता बहुत ज़्यादा होती है, अधिक लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा गर्म झरनों में जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, लगभग 135 डिग्री 130 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अम्लीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा, जहाँ अम्लीय मृदा है वहाँ पे पाए जाते हैं, अम्लीय जलों में, अम्लीय क्षेत्रों में जहाँ पे सोचना जी एक सामान्य जीव की कल्पना करना मुश्किल है, वहाँ पे ये आसानी से रह पाते हैं। और अवायवीय वातावरण, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में रह पाते हैं, अवायवीय वातावरण में पाए जाते हैं।
मतलब है तो ये सामान्य जीवाणु जैसे, लेकिन कुछ ये विशेष पॉइंट्स हैं जो इनको सामान्य जीवाणु से अलग करते हैं कि कठिन परिस्थितियाँ, मुश्किल, जहाँ पे सोचना अपना वो अपन सोचते हैं यहाँ पे सामान्य जीव तो अपन कल्पना नहीं कर सकते, वही आसानी से जीवन यापन कर पाते हैं। अधिक लवणीय क्षेत्र, बहुत ही खारा पानी जा रहता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्म जन 135 डिग्री सेंटीग्रेड 150 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे आसानी से जीवित रह पाते हैं, अवायवीय श्वसन बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रह पाते हैं। इन जीवाणु कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता है। भाई अपन जीवाणु कोशिका में क्या पढ़ते थे सामान्य रूप से कि भाई इन जीवाणु में कोशिका भित्ति में, इन जीवाणु में कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता, नहीं होता है जो सामान्य जीवाणु में होता है। तो इनमें क्या पाया जाता है, तो इनके अंदर पाया जाता है आपके, इनमें पाया जाता है स्यूडोम्यूरिन पाया जाता है, स्यूडोम्यूरिन पाया जाता है किनमें, इनकी कोशिका भित्ति में। और स्यूडोम्यूरिन पाया जाता है, और जो इनको प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करता है जीवित रखने में सहायता है। प्रतिकूल एक तो था अनुकूल, जो अपने हिसाब से टेम्परेचर कम हो, लवणीय नहीं हो, अम्लीय क्षेत्र नहीं हो, उसे बोलते हैं अपने हिसाब से अनुकूल क्षेत्र। प्रतिकूल क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ कठिन परिस्थिति आसानी से आप जीवित नहीं रह सकते, तो उसे बोलते। तो ये जो स्यूडोम्यूरिन है इनको क्या करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए तैयार करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों तो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करता है, ये जीवित रखने में सहाय करता है। इसके अलावा बात करें, और ये आपके मेथेनोजन जीवाणु मुख्यतः दलदल व गाय भैंस के आंतों में पाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल है मेथेनोजन। मेथेनोजन जीवाणु जो है ये गाय, और क्या होता है कि जीवाणु जो है मेथेनोजन जीवाणु जो है क्या पाए जाते हैं, या तो दलदली क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में, और गाय व भैंस की आंतों में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं गोबर बनाने का कार्य करते हैं, मेथेन गैस बनाने का कार्य करते हैं, आंतों में पाए जाते हैं, आंतों में पाए जाते हैं। ठीक है। और ये मेथेनोजन जीवाणु गोबर में मीथेन गैस उत्पन्न करता है, कि जो गोबर होता है उपयोगी होता है, इसमें जो प्राकृतिक गैस पाई जाती है मेथेन, गोबर में जो मेथेन गैस है जैसे CH4 या प्राकृतिक गैस कहते हैं, ठीक है, उसका निर्माण करता है कौन, ये मेथेनोजन जो एक आर्किबैक्टीरिया जीवाणु है। इसके बात करें एक साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं कि भाई साइनोबैक्टीरिया क्या है, अभी बार बार वर्ड आया था साइनोबैक्टीरिया, इसकी बात करते हैं। देखिए साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं अपन शॉर्ट में, BGA, या जैसे फुल फॉर्म में नील हरित शैवाल। देखिए इसकी बात करते हैं क्या होते हैं, कैसे नील हरित शैवाल या BGA भी कहते हैं, सामान्य बात होगी। ये क्या है, यह है एक कोशिकीय, समझ के, एक कोशिका पाई जाती है। यह है एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी, ये कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक जीव है। क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक है क्या, प्रोकैरियोटिक, लेकिन कैसे, एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी है, जिनमें क्या पाया जाता है, पनहरित क्लोरोफिल ए पाया जाता है, पनहरित ए पाया जाता है, और इसके अतिरिक्त क्या पाया जाता है, फाइकोसाइनिन वर्णक पाया जाता है इसके अंदर, फाइकोसाइनिन, ठीक है, और फाइकोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। और इसमें अधिकांश साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। कि भाई अधिकांश, मतलब मुख्य रूप से ज़्यादातर अधिकांश जो BGA ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ये क्या कार्य करते हैं, आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। क्या कार्य करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके क्या करते हैं, भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब हो गया कि जो नाइट्रोजन वायुमंडल में नाइट्रोजन जो पाई जाती है गैसीय फॉर्म में, ये 78% पाई जाती है, लेकिन पादप इसको ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर ये जो बॉन्ड पाया जाए उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, इतनी एनर्जी होती नहीं। तो नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, कुछ जीवाणुओं के द्वारा, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे नोस्टॉक एनाबीना, ठीक है, और कुछ अजैविक प्रोसेस जैसे फैक्ट्री के अंदर हेबर विधि के द्वारा या आपकी बिजली के द्वारा टूटने से जो नाइट्रोजन होती है इनको फाइनली नाइट्रेट में बदला जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नाइट्रेट। इस नाइट्रेट वाले फॉर्म को ही पादप ग्रहण कर पाते हैं। तो ये जो अधिकांश जीवाणु साइनोबैक्टीरिया जीवाणु है ये क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं ताकि इस पौधे ग्रहण करें और भूमि की उर्वरता बढ़ाए। आपको पता है जितने भी आपके उर्वरक होते हैं उसमें मुख्य कंटेंट नाइट्रोजन होता है जो पादप के अंदर प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाता है। जब पादप को प्रोटीन मिलेगा तो वृद्धि करेंगे तो फल अच्छे बनेंगे, कुल फाइनली अपन को प्रॉफिट होगा। तो उसके ये योगदान करते हैं उर्वरता बढ़ाने में। एक मुख्य एग्जाम्पल है, दो ही है एग्जाम्पल, एनाबीना और नोस्टॉक। और इनमें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की जो संरचना पाई जाती है, इनमें एक संरचना पाई जाती है, उसका नाम है हेटेरोसिस्ट। ध्यान रखना इस चीज़ का, हेटेरोसिस्ट नाम की इनमें कोशिका पाई जाती है, ठीक है। ये क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान देती है मुख्य रूप से। इसी इनमें ये संरचना पाई जाती है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। देखिए है ये बैक्टीरिया रखा गया प्रोकैरियोट में, लेकिन कैसे, प्रकाश संश्लेषण, इनका ध्यान रखना। और इनको शैवाल भी कहा जाता है क्योंकि ये शैवाल जैसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, एक कोशिका होती है, इसलिए नाम दे के बीजी ब्लू ग्रीन एल्गी। बाकी एक्चुअल में है क्या, साइनोबैक्टीरिया किसमें रखा गया है, प्रोकैरियोट जीव के अंदर इसको रखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग आती है विषाणु, वायरस। कि भाई वायरस की बात करते हैं, वायरस क्या, देखिए वायरस या विषाणु, देखिए क्या होते हैं कि भाई जर्मन वैज्ञानिक हुए थे एडोल्फ मेयर ने, कि जर्मन वैज्ञानिक कौन थे, एडोल्फ मेयर। तो ये एडोल्फ मेयर थे, इन्होंने तंबाकू में एक रोग का वर्णन किया जिसका नाम उन्होंने मोजेक रखा। इन्होंने क्या किया, तंबाकू उत्पादन में जो रोग हुआ था उसका वर्णन करके उसका नाम क्या रख दिया, मोजेक। क्या नाम रख दिया कि मैं उसका नाम क्या रखा, मोजेक नाम रखा। और उसने बताया कि रोगी पत्तियों का रस जो होता है, भाई इसने मोजेक जो पौधा था, कि तंबाकू जो पौधा था, संक्रमित पौधा था, इस पत्तियों का जो है आपके रस निकाला तो तंबाकू के पौधे की पत्तियों पर लगा देने पर मोजेक रोग के लक्षण दिखाई दिए। कि वो एक संक्रमित तंबाकू का पादप था जिसको नाम दिया उन्होंने मोजेक। इस संक्रमित पादप की पत्तियाँ ली, उसको पानी में डुबाया, रस निकाला और एक स्वस्थ पौधे पर डाला तो स्वस्थ पौधा भी क्या हो गया, संक्रमित हो गया, रोगग्रस्त हो गया। तो इन्होंने पौधे की पत्तियों में लगा देने पर मोजेक रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इन्होंने कार्य किया, किसने, मेयर ने। इसके बाद में वैज्ञानिक आए इवानोव्स्की। तो ये इवानोव्स्की जो थे, इन्होंने सिद्ध किया कि तंबाकू जो है, तंबाकू मोजेक रोग से ग्रसित पत्तियों का रस सबसे महीन जीवाणु, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो होते हैं से छानने के बाद भी ये रस अपनी संक्रमणता बनाए रखता है। भी इन्होंने क्या कह दिया कि इवानोव्स्की ने क्या कहा कि भाई ये जो तंबाकू मोजेक वायरस है इसको बोल देते हैं शॉर्ट में TMV, तंबाकू मोजेक, ठीक है। कि भाई तंबाकू जो आपके मोजेक रोग था, ठीक है, तंबाकू मोजेक रोग जो था, इसको उन्होंने क्या किया कि इस रोग का जो रस था इसको क्या किया, जीवाणु फिल्टर से, एक जीवाणु का फिल्टर आता है, उसे छानकर फिर उस रस को किसी स्वस्थ पादप पर डाला तो वो भी पादप क्या हो गया, संक्रमित हो गया। कहने का मतलब क्या पता चल रहा है कि भाई कोई ना कोई ऐसी रस में ने क्या, कोई ना कोई ऐसी इसमें कंटेंट है जो रोग फैला रहा है। इन्होंने क्या सिद्ध करने की कोशिश की कि ये जीवाणु फिल्टर मतलब तो जैसे जीवाणु को छानते हैं तो वो फिल्टर में रुक जाते हैं, पानी निकल जाता है, तो जीवाणु फिल्टर से निकल, मतलब जीवाणु से भी छोटी सी संरचना है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इवानोव्स्की ने सिद्ध किया कि भाई तंबाकू मोजेक रोग से ग्रसित पत्तियों का रस सबसे महीन जीवाणु जो होता है उसके आपके फिल्टर से आपके छानने के बाद भी अपने रक्षण प्रकट करता है स्वस्थ पादप पे। और उसके बाद वैज्ञानिक होते हैं बीजेरिंग या बेजेरिंग बोला जाता है इसको, बीजेरिंग ने क्या सिद्ध किया, बीजेरिंग ने बताया कि तंबाकू का मोजेक रोग एक सूक्ष्म जीव द्वारा नहीं होकर छड़ने व विसरण योग्य तरल पदार्थ द्वारा होता है और इसको संक्रमित जीवित तरल नाम देते हुए विषाणु का, इन्होंने क्या कहा बीजेरिंग ने, इसे क्या कहा, संक्रामक जीवित तरल नाम दिया और क्या कहा इसको,
विषाणु का। तो विषाणु नाम सबसे पहले किसने दिया होगा? आपके बेजेरिंग ने दिया। और इन्होंने पादप, इसे क्या कहा जाता है? पादप विषाणु का जनक भी कहा जाता है। किसको? इसको पादप विषाणु का जनक। किसको? बेजेरिंग को। और सन 1935 में वैज्ञानिक हुए थे स्टेनले। स्टेनले ने तंबाकू मोजेक विषाणु, शॉर्ट में बोल देते हैं TMV, तंबाकू मोजेक विषाणु को क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया। क्रिस्टल मतलब दाने रूप में, नमक होते हैं ना, नमक शक्कर से बोलते हैं क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया। और इस कार्य हेतु उनको 1946 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज, जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है साइंस के अंदर, नोबेल प्राइज मिला इनको। तो जीवाणु क्या हुआ, किसने क्या सिद्ध किया, उसकी बात करें। देखिए जीवाणु के बारे में देखिए, सबसे पहले अलग अलग मत थे कि सबसे पहले आपके एडल्फ मैन ने तंबाकू के अंदर ये देखा कि पादप संक्रमित हो गया। उस संक्रमित पादप को छानकर थोड़ा रस निकाल के स्वस्थ पादप डाला तो वो भी संक्रमित हो गया। ठीक है, उन्होंने इस तंबाकू जो रोग है उसको बोल दिया मोजेक। फिर यूएनओएस ने क्या किया, सबसे छोटा जो जीवाणु होता है उस फिल्टर, मतलब सबसे फिल्टर में मान लीजिए मेरे हाथ फिल्टर है, इसमें छोटा सा सबसे छोटा जीवाणु डालता हूँ, वो यहाँ रुक जाता है, बाकी पानी निकल जाता है। उस फिल्टर से भी इस तरल को छाना और छाने के बाद इस तरल को वापस स्वस्थ पौधे पर डाला, स्वस्थ पौधा संक्रमित हो गया। तो इनका कहना मतलब क्या हुआ कि ये जो पदार्थ है जिसकी वजह से ये रोग हो रहा है वो जीवाणु से भी छोटा है, सबसे छोटे जीवाणु से भी छोटा है। फिर बेजेरिंग ने क्या किया कि जो संक्रामक, इससे क्या नाम दिया, संक्रामक जीवित तरल नाम दिया और विषाणु का, और इसे क्या कहा जाता, पादप विषाणु को जनक कहा जाता। और 1935 में स्टेनले नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने तंबाकू मोजेक वायरस जो था जिसकी वजह से ये तंबाकू में रोग फैला था, इसको क्रिस्टल रूप, मतलब शक्कर के दाने होते हैं ना, ठीक है, इस रूप में इनको प्राप्त किया। ठीक है, तो आज के लिए विषाणु के बारे में इतना। बाकी विषाणु की संरचना क्या होती है, उसमें क्या चीज़ें पाई जाती है, इसके बाद जो डिटेल जानकारी है वो आप नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।